बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि साइबर अपराध में तीसरे स्थान पर बिहार और झारखंड, 80% मामलों में ये 6 राज्य है शामिल। 2025 तक 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, जानिए सरकार के किस मंत्री ने किया यह दावा। राजद विधायक की जीभ काटने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम, तेजस्वी से मिल रहा सह तभी दे रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ बयान, हिंदू शिव भवानी सेना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश कुमार के साथ किया अहम बैठक, राज्य सुप्रीमो भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी आ रहे हैं बिहार, भाजपा जनवरी फरवरी में करेगी 10 से अधिक बड़ी रैली। यूपी में सिर्फ इंतजार, बिहार में नौकरियों की भरमार, नीतीश के दिग्गज मंत्री का योगी सरकार पर हमला। ट्रेन में अकेली सफर कर रही महिला यात्री को टिकट न होने पर नहीं उतार सकता टीटीई, यह नियम आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा, प्रशांत किशोर ने फिर लालू नीतीश तेजस्वी को घेरा, कहा इधर उधर उछलने वाले नेता को कौन करेगा स्वीकार। संयोजक पद या फिर सीट बंटवारा, विजय कुमार चौधरी ने बताया इंडिया गठबंधन में नीतीश की जेडीयू के लिए सबसे अहम क्या है। वह रे नशाबंदी, ऑन ड्यूटी खैनी रगड़ते नजर आए बिहार पुलिस के जवान, खुद कर रहे थे ब्रेथ एनालाइजर से लोगों की जांच। कहीं आप भी ना हो जाएं यूपीआई स्कैम का शिकार, इन 4 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित। शिक्षकों को आग सेकना पड़ गया भारी, एक्शन में डीईओ जारी किया 100 कॉज नोटिस, वेतन पर लगा दी रोक। बिहार में शराबबंदी का सर्वे कराएगी सरकार, नीतीश के मंत्री बोले एजेंसी का चयन होते ही शुरू होगा काम। यूपी बिहार समेत इन राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी, कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ेगी मुश्किलें। ओवैसी की एआईएमआईएम ने दबंग को बनाया जिला का अध्यक्ष, तो आरजेडी जेडीयू में मची खलबली। बिहार में हरियाली अब भी राष्ट्रीय औसत से 17% कम, 10 वर्षों में 5% बढ़ा वन क्षेत्र। पार्टी की कमान थामना नीतीश के लिए शुभ संकेत, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई, अल्पसंख्यकों के लिए कर दी ये मांग। इतने दिनों से क्यों बैठे थे इंडिया के लोग, संयोजक बनाने की बात पर मंत्री अशोक चौधरी की 2 टूक, गरमाई सियासत। कैसे होगा गांव का विकास, पंचायतों के खातों में 23 साल से पड़ी है 26,000 करोड़ रुपए, अब डीएम डीडीसी लेंगे एक्शन। क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है सीएए, मंत्री जमा खान ने किया सब कुछ क्लियर, निशाने पर रही बीजेपी। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि सीएए को लेकर के एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जी हां, अब सीएए और राम मंदिर को लेकर के इस मुद्दा गरमाता जा रहा है। जी हां, अब राजनीतिक दल सीएए और राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर भी जमा खान ने बड़ा बयान दिया है, जब मीडिया के सामने में जो जदयू के मंत्री है जमा खान, उन्होंने कई बातें कह दी है। जहाँ इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएए पर जेडीयू का क्या रुख होगा ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के डरी हुई है, बौखलाई हुई है। बतौर सीएम नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, महागठबंधन एकजुट है, पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि वह चुनाव हारेगी। इस तरीके के मुद्दे को इसलिए उठा रही है, कानून ला रही है, जहाँ चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ये सब कर रही है।
यह उनको जनता से मतलब नहीं है। CAA लोकसभा चुनाव से पहले लाया जा रहा है या फिर नहीं, इसकी कोई भी जानकारी अभी लोगों को नहीं है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं, ये तो नीतीश कुमार बताएंगे। ये धर्म आस्था का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसको आस्था है वह जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार एक और विकास योजनाओं के लिए राशि की किल्लत झेल रही है, तो फिर वहीं दूसरी ओर 23 वर्षों से प्रदेश में यानी कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न खातों में 26,183 करोड़ रुपए से अधिक राशि पड़ी हुई है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2022-23 के बीच जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को दी गई है। इस संबंध में पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, जहां इसके तहत किशनगंज जिला का जिलाध्यक्ष दबंग माने जाने वाले नेता रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को मनोनीत किया है। जहां वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष इसहाक आलम को प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोनीत करके अररिया, पूर्णिया आदि जिलों के भी नेतृत्व में परिवर्तन किया है। AIMIM द्वारा किशनगंज शहर के सिंघिया स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने इन पदों पर घोषणा की और सभी पदों पर नवनियमित अध्यक्षों को मनोनीत का पत्र सौंपा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के जिले के नेता और फिर कार्यकर्ता पहुंचे, जो काफी जोश में दिखे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमेशा सियासी पार्टियों ने सीमांचल को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि AIMIM का एक ही मकसद है कि सीमांचल के अल्पसंख्यकों और फिर पिछड़ों को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि पिछले 33 सालों में राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सबकी सरकार रही है, लेकिन किसी ने सीमांचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में इतने सालों में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही किसानों को उनका हक मिला। अल्पसंख्यकों को भी सबने सिर्फ ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन का विस्तार हो रहा है और फिर कई लोकसभा सीटों पर हम समान विचारधारा वाली पार्टियों से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर नव मनोनीत जिलाध्यक्ष रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जो उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिला में पार्टी संगठन काफी मजबूत है, इसको और मजबूत और धारदार बनाया जाएगा, साथ ही घर घर तक पार्टी को ले जाया जाएगा। हैबर बाबा ने विवादित लहजे में प्रदेश अध्यक्ष को धमकी और फिर मामले में DGP तक को अपील करने पर भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने और फिर ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ होने पर पूरे प्रदेश में हंगामा करने का दावा किया है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जहां बिहार के अंदर कहीं भी शराब पीना या फिर इससे जुड़ा किसी भी तरीके का कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। या इसके बावजूद भी इस कानून का कितनी सख्ती से पालन किया जा रहा है, ये तो सबको पता है। ये बातें किसी से शायद ही छुपी हुई हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला जमुई से निकल करके सामने आ रहा है, जहां शराबबंदी का पालन करवाने वाली पुलिस खुद ऑन ड्यूटी खैनी रगड़ रहे थे। दरअसल बिहार में DGP RS भट्टी नशाबंदी को लेकर के काफ़ी सख्त है, इसको लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत मद्य निषेध विभाग द्वारा लगाए गए चेक पोस्ट में एक तरफ जहां मद्य निषेध विभाग के कर्मियों के द्वारा NH 333 सह SH 18 पर आवागमन कर रहे लोगों को ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करके उन्होंने शराब पिया या नहीं, इसकी चेकिंग धुआंधार तरीके से की जा रही थी। और फिर वहीं दूसरी ओर RS भट्टी साहब के पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी खैनी और फिर चूना रगड़ते पकड़े गए हैं। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ जहां प्रशासन ये दावा करते हैं कि वे ऑन ड्यूटी पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए और फिर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी यदि शराबबंदी का पालन करवाते हुए खुद तंबाकू का सेवन कर रहे हैं हो, तो फिर आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? जी हाँ, और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? इस बीच बड़ी खबर यह है कि इन लोगों में से किसी भी पुलिसकर्मी ने अपना नेम प्लेट तक नहीं लगा रखा था। दोस्तों, हैकर्स हमेशा से ही मोबाइल पेमेंट सिस्टम का फ़ायदा उठाने के लिए नए नए तरीके की तलाश में रहते हैं और हर बार नई तरह से लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खासकर UPI स्कीम के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, इसीलिए UPI का यूज करते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हम आपको एक ऐसे ही 4 तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसे आपको UPI ऐप का यूज करते वक्त जरूर अपनाना चाहिए। UPI पेमेंट करने या फिर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का यूज करने से आप बचें। फाइनेंशियल डाटा चुराने के लिए हैकर्स हमेशा पब्लिक नेटवर्क पर नजर बनाए रखते हैं। यह इसलिए हमेशा
अपने घर या फिर ऑफिस में मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से ही पेमेंट करें, जो काफ़ी सिक्योर होता है। ये हैकर्स को आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने से रोकता है। आपका यूपीआई पिन आपके बैंक अकाउंट के दरवाजे की चाबी है। जी हाँ, इसलिए इसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। जी हाँ, अपने यूपीआई पिन को एटीएम पिन की तरह ही समझें। इसका मतलब है कि इसे भी दर्ज करते वक्त छिपा लें। इसका यूपीआई पिन केवल ऑफिशियल यूपीआई पिन पेज पर ही दर्ज करें, जो कि आपके बैंकिंग ऐप में आता है। जी हाँ, अगर कोई कस्टमर हेल्प से भी इसे कहीं और फिर दर्ज करवाते हैं तो फिर इसे आप सावधान रहिए, इसे दर्ज ना करें। यूपीआई के जरिए जब भी किसी को पैसे भेजें तो फिर इसे दोबारा जांच लें कि आपने रिसीवर के नाम पर और फिर यूपीआई पेमेंट सही दर्ज किया है या नहीं। आपकी एक गलती से आपके बैंक डिटेल्स और पैसे गलत इंसान तक जा सकते हैं। डिटेल्स को एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से बच सकते हैं। जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करें तो फिर जो यूपीआई पिन पेज दिखते हैं वह सभी यूपीआई ऐप्स पर समान दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऑफिशियल यूपीआई प्रोवाइडर यानी कि एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है, एक सुरक्षित गेटवे है। जो अपना पिन केवल इसी पेज पर दर्ज करें या किसी अन्य साइट या फिर ऐप पर गलती से भी पिन एंटर ना करें। इससे आप फिशिंग अटैक का शिकार भी हो सकते हैं। स्कैमर्स पिन चुराने के लिए अक्सर इस तकनीक का यूज़ करते हैं। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में देश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस बीच अब बिहार में सत्ता चला रही जेडीयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब अधिक समय नहीं बचा है। इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। इस बीच जेडीयू अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने बिहार में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला प्रत्याशी उतारा है। जहां अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रुचि तंगूर को सीट दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते ही जेडीयू की फिर से कमान संभाली थी। महज 5 दिनों में पार्टी का पहला कैंडिडेट उतार करके उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी संकेत दे दिया है कि वे सीटों का बंटवारा जल्द चाहते हैं। जेडीयू ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने इस कदम से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, जहां वहां जेडीयू के अलावा कांग्रेस भी यहां प्रमुख स्थान रखती है। नीतीश ने जिस सीट पर रुचि तंगू को टिकट दिया है वहां से अभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सांसद है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग की तरफ से लगातार सख्ती बरती जा रही है और फिर शिक्षकों के संबंध में रोजाना नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं ताकि बिहार में पठन पाठन को पटरी पर लाया जा सके। जब बीते कुछ दिनों से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस लिहाजा शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ रही है। जब बिहार में शिक्षा विभाग का एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण ठंड के बीच स्कूल परिसर में आग सेकने वाले टीचर्स पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण की मांग की है। जी हाँ, ये पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुन्नी सैदपुर का बताया जा रहा है। जहाँ सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया और फिर पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक तस्वीर मिली है, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय इब्राहिमपुर के रुन्नी सैदपुर में शिक्षण का कार्य नहीं हो रहा है और सभी शिक्षक क्लासरूम के बाहर आग सेक रहे हैं। इससे प्रथम दृष्टया से यह स्पष्ट होता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और फिर स्वेच्छाचारित दर्शा रहे हैं। यानी कि अब टीचरों को आग सेकना भी मना है। जी हाँ, ठंड में तड़पे तो तड़पे लेकिन आग नहीं सेके, ये कहना है शिक्षा विभाग का। साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र में लिखा गया है कि अतः इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अधोहस्ताक्षरी की बाध्यता होगी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक आपका और फिर विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक शिक्षिका का वेतन स्थगित कर दिया जाता है। लिहाजा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये पत्र जारी होते ही इलाके के स्कूल के शिक्षकों में हरकत मचा हुआ है। आपको बता दें कि साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को आमतौर पर छुट्टी रहता है, लेकिन इस बार नए साल के भी पहले दिन स्कूल में छुट्टी नहीं थी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के अवकाश यानी कि शिक्षकों के छुट्टी लेने की मनोवृत्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जहां एक साथ स्कूल में 10% से अधिक शिक्षकों को छुट्टी नहीं देने की बात कही है। जबकि के पाठक ने सभी डीएम और फिर उप विकास आयुक्त को इसे पहल करने का निर्देश दिया है। के पाठक के इस फरमान के बाद बीपीएससी पास शिक्षक ने नया साल पर शाली और
सरहज के साथ छुट्टी मनाने के लिए आवेदन दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस आवेदन को पढ़ करके हर कोई हैरान है, जब कुछ लोग तो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं। लगभग तमाम स्कूलों में भी इस लेटर की चर्चा हो रही है। दरअसल साली और सरहज के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने और फिर पिकनिक मनाने के लिए बीपीएससी पास एक नवनियुक्त प्रखंड शिक्षक ने स्कूल के प्रधान अध्यापक को छुट्टी का जो आवेदन दिया है वह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लेटर को पढ़कर के लोग हैरान हैं। जहाँ शिक्षक ने छुट्टी के लिए जो आवेदन दिया है उसमें उन्होंने अपना पीड़ा का इजहार किया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक ने छुट्टी के आवेदन में ये लिखा है कि निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और ससुराल में कहीं मुझसे स्पष्टीकरण ना मांग लिया जाए, इसका भी डर मुझे है। आगे बीपीएससी पास शिक्षक ने लिखा है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे उपयुक्त विषय में अंकित दिनांक को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं उस दिन अपनी साली सहज के साथ सुखद अनुभव कर सकूं। जहाँ इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। हालांकि इससे पहले कई शिक्षकों ने भी छुट्टी को लेकर के अपनी परेशानियों का इजहार किया था, जब सबकी परेशानी अलग अलग रहती थी। लेकिन नवनियुक्त शिक्षक ने जो आवेदन दिया है उसकी चर्चा अब सब जगह होने लगी है। जब बीपीएससी पास शिक्षक ने साली और फिर सरहज के साथ पिकनिक मनाने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया है, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि केडीबी लाइव इस वायरल लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह आवेदन तेजी के साथ अभी वायरल हो रहा है, जो आपको भी सुनाया गया है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग उठ रही है। जब विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शराबबंदी की समीक्षा कराने की मांग सरकार से करते हैं, जब पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रही मांग के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फिर से सर्वे कराने का ऐलान किया है। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सरकार जल्द ही शराबबंदी का सर्वे कराने जा रही है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। एजेंसी के चयन के बाद डिटेल सर्वे कराया जाएगा। जब कौन सी एजेंसी किस तरह से काम करती है उसी के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। वहीं राजद विधायक के विवादित पोस्टर पर उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी पार्टी की राय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड क्लियर नहीं है, हम लोग इसको सही नहीं मानते हैं। जैसे सभी धर्म का समान रूप से सम्मान होना चाहिए, हमारी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। राष्ट्रीय जनता दल का मामला है जहाँ हम सभी का सम्मान करते हैं। जब वहीं हिट एंड रन कानून को लेकर के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इस तरीके का अगर गलत कानून ले जाएंगे तो फिर लोग इसका विरोध तो करेंगे ही। यूपी में सिर्फ इंतजार, बिहार में नौकरियों की भरमार। नीतीश के दिग्गज मंत्री योगी सरकार पर जम करके हमला बोला। आपको बता दें कि बिहार में भारी संख्या में शिक्षक भर्ती होने के बाद महागठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जम करके निशाना साध रहे हैं। नीतीश सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में बम्पर शिक्षक बहाली के बाद यूपी सरकार पर जम करके निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नियत और नीतियों का फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक और हमारे पड़ोसी राज्य है जहाँ डबल इंजन सरकार और तमाम संभावनाओं के बावजूद भी नौकरी के नाम पर युवाओं को छला जा रहा है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार वाला एक गरीब राज्य बिहार है, जहां देश के 20 से 22 राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही है। वहीं अशोक चौधरी की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। राहुल बिहारी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि बिल्कुल नियति में फर्क दिखाई दे रहा है। डोमिसाइल हटा करके बगल वाला राज्यकर्मी बन गया और बिहार वाला बगल राज्य में राजमिस्त्री बनने की कगार पर है। यही तो सरकार की नियति है। बिहार में शिक्षक बहाली होने के बावजूद भी नौकरी के नाम शिक्षक अभ्यर्थियों को छला जा रहा है। दोस्तों, इंडियन रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में सभी को टिकट मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब वेटिंग के चलते कई लोगों के टिकट कंफर्म नहीं हो पाते हैं, जिस कारण लोग बिना टिकट के ही ट्रेन से सफर करने लगते हैं। जब वैसे तो बिना टिकट की यात्रा करना दंडनीय अपराध है और फिर टीटी आपको ट्रेन से भी उतार सकता है। जहां वहीं बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने से लेकर के जेल तक की सजा भी है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई महिला यात्री बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो फिर क्या टीटी भी उसे उतार देगा? तो आइए आपको बता दें कि आखिर इसके लिए नियम क्या है रेलवे की तरफ से। तो कोई यात्री ट्रेन में बगैर टिकट सफर करता पकड़ा जाता है तो फिर टीटी उसे कोच के गेट पर ला करके खड़ा कर देता है और अगले स्टेशन में जहां ट्रेन रुकती है यात्री को कोच से नीचे उतार देता है। जब कई बार इसके लिए आरपीएफ या फिर जीआरपी का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई महिला अकेली है और उसने टिकट नहीं लिया है
तो क्या उसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है? बात करते हैं कि इस संबंध में रेलवे का नियम थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, जांच के दौरान बगैर टिकट पाए जाने पर अकेली महिला को ऑड समय किसी भी खाली पड़े स्टेशन पर कोच से नहीं उतारा जा सकता है। या इसके साथ ही दिन में भी किसी ऐसे स्टेशन में उसे कोच से नहीं उतारा जा सकता है जहां पर उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता हो। अगर टीटी उसे उतारता भी है तो फिर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जीआरपी या फिर आरपीएफ की होगी। जवान महिला को स्कॉट करके ले जाएंगे और फिर ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ पर छोड़ा गया है वह वहाँ पर महिला सुरक्षित है कि नहीं। इसके बाद ही जीआरपी या फिर आरपीएफ के जवान वापस ट्रेन में जाएंगे। ये महिला के लिए नियम है। अगर आप महिला हैं और ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करते हैं तो आपको ये नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही वे बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और फिर पलायन को लेकर भी नेताओं को खूब घुमा सुनाते हैं। हाल ही में एक मंच को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल गढ़े से आएगा क्या? ये कभी संभव है? तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब को वहां के लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब बिहार को सुधारने के लिए लोग पंजाब से नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए ऐसे लोगों को समाज से आगे लाने का काम किया जा रहा है जो अपने बच्चों के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप चुनाव समीकरण, संसाधन और फिर रणनीति का चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपका बेटा प्रशांत किशोर है। आप केवल अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। गांव-गांव जाकर के लोगों से कहिए कि शिक्षा और रोजगार पर वोट दीजिए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के पत्रकारों को नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। उन्होंने कहा कि 42 विधायकों वाले दल के नेता जो कभी उछल करके कमल के साथ तो कभी लालटेन के साथ सरकार बनाते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि कल वे कहाँ रहेंगे। जो उनको देश में कौन नेता बना रहा है ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की रणनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, चाहे जीते या हारे। इसके बाद टीएमसी और फिर तीसरे नंबर पर डीएमके है। जेडीयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, तो फिर लालू जी के पास कितने सांसद हैं? जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है वे देश का पीएम चुन रहा है। वाह! जब उन्होंने कहा कि जो देश का पिछड़ा राज्य है, जो गरीब, बेरोजगारी है, गरीब है, पलायन और गरीबी के लिए मशहूर है, तो क्या बिहार के लोग वहाँ के नेता को स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बाहर के लोग वहाँ के नेता को स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बुनियाद ही नीतीश कुमार ने रखी है। ये पूरे देश ने देखा भी है। ऐसे में गठबंधन में संयोजक बनाने या फिर ना बनाने का मामला कोई मायने नहीं रखता। इस समय सबसे अहम तो गठबंधन में सीटों का बंटवारा है, जब राज्य बंटवारा है। पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान विजय चौधरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की पहल और फिर प्रयास का ही परिणाम है, जो उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। विजय चौधरी ने कहा है कि पटना में गठबंधन के सभी दलों की पहली बैठक में ही नीतीश कुमार ने कहा था कि सबसे पहले राज्यवार सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला तय होने से हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से ये बात बेहद अहम है कि किसी गठबंधन में सीटों का बंटवारा जितना जल्द होगा वह उतना ही सशक्त और फिर आगे होगा। ऐसे में हमें सीटों पर सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए, इससे इंडिया गठबंधन सीधे सीधे लाभ की स्थिति में होगा। जब बिहार सरकार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चाओं पर कहा कि किसी को बनने से कोई रोक नहीं सकता, जिसमें सक्षमता होती है उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का झंडा पूरे देश में लहराएगा। उन्होंने कहा है कि हम सभी को सपोर्ट करते हैं, किसी का पैर खींच करके राजनीति नहीं करते। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई सामूहिक फैसला होता है तो फिर उसे अवश्य माना जाएगा। जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई भी जानकारी है। जब इस तरह की कोई भी बैठक होती है तो या फिर कोई फैसला होता है तभी कोई प्रतिक्रिया देना होगी।
दोस्तों बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने को लेकर के चर्चा तेज है, चूंकि पिछली बैठक में संयोजक के नाम पर कोई भी फैसला नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे में बताया जा रहा है कि अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अपने दिए गए एक बयान में नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें तो बस कुर्सी की पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, ये उलट पुलट करके सरकार बना करके साबित कर चुके हैं कि इन्हें बस सत्ता की पड़ी है। खैर, ये उनका निजी मामला है। बाकी रही विकास की बात, तो फिर पूरे देश सहित बिहार का विकास भी मोदी सरकार के पैसों से ही हो रहा है। जहां देश और फिर बिहार में जो गरीबी घटी है, उसमें भी केंद्र में भाजपा सरकार का हाथ है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 के चुनाव में बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी और 2025 में भी एनडीए गठबंधन की बिहार में भी भारी बहुमत से सरकार बनेगी। दोस्तों, अगर आप भी ठंड के मौसम में आग तपते हैं, आग तपने के लिए आग के बगल में अगल पास रहते हैं खड़ा होकर के या फिर बैठ करके आग तापते हैं, तो आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आप भारी पछता सकते हैं। जहाँ क्योंकि आग तपने के दौरान विस्फोट होने लगता है। जहाँ एक मामला सामने आया है बिहार के बक्सर से, जहाँ पर आग तपने की वजह से लोग झुलस गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के बक्सर के नावानगर थाना क्षेत्र के कैसट में मंगलवार की सुबह अलाव सेकने के दौरान यानी कि आग सेकने के दौरान विस्फोट से एक युवक जख्मी हो गया। अलाव के लिए लोगों ने आसपास बिखराव घास फूस और फिर कचरा इस्तेमाल किया था। या इसको कुरेदने पर बंदूक की गोली नजर आते ही अफरा तफरी मच गई। जहां घायल युवक को तत्कालीन डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां फिलहाल उसकी इलाज जारी है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि यह घटना 7:30 बजे के करीब हुई है। जहां घटना के समय वे अपने घर से निकल कर के कैसेट बाजार पहुंचे थे। जहां अत्यधिक ठंड के कारण वहां कुछ लोगों को अलाव की गर्मी से राहत लेते देख कर वे भी हाथ पैर सेकने वहां पहुंच गए। कुछ ही देर बाद अलाव के बीच से अचानक जोरदार विस्फोट की आवाज के साथ कुछ आकर के उनके पैर और जांघ से टकराया और उनका पाजामा जलने लगा। अभी हाथों से मसल करके कपड़े में लगी आग बुझा ही रहे थे और फिर लोग अभी सोच ही रहे थे कि तभी विस्फोटक की दूसरी आवाज के साथ अलाव से उछल करके बंदूक का कारतूस बाहर आ गया। ये देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई और फिर लोग भागने लगे। जहां आनंद फानन में घायल युवक को कैसट पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डुमराव अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया है। जहां चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टरों ने बताया है कि युवक के पैर और जांघ में बंदूक की गोली के छर्रे फंसे हुए हैं। इस दौरान जलते अलाव से 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। जब घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का अनुमान है कि मिस फायर कारतूस किसी ने कूड़े में फेंक दिया होगा, जो आग के संपर्क में आते ही विस्फोट कर गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई राज्यों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कड़ाके की ठंड में मुश्किलें बढ़ने लगी है। जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड सर्दी पड़ रही है। जहां मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर के गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। जहाँ इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और फिर पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक घने से घना कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद ही धीरे धीरे कोहरे की स्थिति में कमी आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम में मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जब वहीं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में 4 और फिर 5 जनवरी को सुबह के समय घने कोहरा पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान में 4 और फिर 5 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा। जब वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी को घने कोहरे की स्थिति देखी जा सकती है। इंडिया गठबंधन में कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच नहीं फंसा है। जो पेच है हम सभी बैठ करके उसे कस देंगे। जय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही है। जी आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के हुई वर्चुअल बैठक पर उन्होंने कहा कि इसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। इसमें जो पेच फंसा हुआ है उसे गठबंधन के साथ ही एक साथ बैठ करके कस देंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि गठबंधन में सभी मुद्दों पर बात हो रही है, जल्द ही इसके
फलाफल भी आप लोगों को दिखेगा। जहाँ एक सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चल रही है वे अभी प्रेस नहीं बताना है, इसीलिए इस पर हम लोग अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ये कहना है अखिलेश प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से निकाले गए लवकुश यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बातें कही है। उन्होंने आगे कहा है कि पूजा पाठ आस्था का मामला है, हम लोग इस पर राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि RSS कोटे के लोगों को यूनिवर्सिटी में कुलपति बनाया जा रहा है। जहाँ एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज नहीं हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन के गठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में हरियाली परत 9% थी, अब ये 16% हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय औसत 33% है। इस राष्ट्रीय औसत के करीब बिहार को पहुंचना है। इस ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ज्ञान भवन में जल जीवन हरियाली दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मौसम के बदलते मिजाज के कुप्रभाव को कम करने के लिए हरियाली परत बनानी जरूरी है। मंत्री ने बताया कि बिहार में 15 करोड़ 55 लाख पौधारोपण किया जा चुका है। तालाब, आहर और पाइन अतिक्रमण मुक्त हुए हैं। इससे विस्थापित 1735 परिवार को आवास दिए गए हैं। इससे पूर्व पौधों में पानी देकर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान जीविका दीदियों और फिर लाभुकों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। इस दौरान इस अभियान में जुटे 15 विभागों ने काम की जानकारी दी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही जेडीयू नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं का जोश हाई पर है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और फिर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नजमुल हुदा ने नीतीश कुमार को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जन जन के नेता नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। उनके मार्गदर्शन में पार्टी और फिर ज्यादा मजबूत होगी। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर नजमुल हुदा ने कहा है कि ललन सिंह ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बताया है कि चुनावी व्यवस्था के चलते ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बताया है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के मुताबिक बिहार में अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 18% है। ऐसे में जदयू नेता ने सरकार से ये मांग की है कि अल्पसंख्यकों की संख्या को देखते हुए जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों का एक नेता होना चाहिए जो इनकी बात सरकार तक पहुंचा सके और साथ ही सरकार की योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का काम करें। दोस्तों, बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खबर पर दो टूक बयान दिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग इतने दिनों से बैठे हुए थे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग 4 बार हो चुकी है। इसके बाद नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कहां से आ गई है? आखिर क्यों संयोजक बनाने की बात होती है? मंत्री अशोक चौधरी ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। जब वहीं इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग पर अशोक चौधरी ने कहा है कि इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। जब वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर के अशोक चौधरी ने कहा है कि न्योता मिलने पर मुख्यमंत्री खुद फैसला लेंगे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना है या नहीं। दोस्तों, बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जब बिहार के 10 मेडिकल कॉलेज में महज 14.47% एसोसिएट प्रोफेसर पदस्थापित है। एसोसिएट प्रोफेसर के 50.53% पद खाली है। यह इतना ही नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वर्तमान में 60% नियमित शिक्षकों के पद खाली है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल है। स्थिति यह है कि साल 2025 के अंत तक राज्य के यानी कि बिहार के 80% नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो जाएंगे। ये स्थिति तब है जबकि चिकित्सक शिक्षकों की उम्र को 58 वर्ष से 60 वर्ष, फिर 62 वर्ष, 65 वर्ष और अंतिम बार 67 वर्ष तक तय कर दी गई। इतने खाली पड़े पद राज्य के 10 मेडिकल कॉलेजों की है। जब सरकार 13 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MBBS नामांकन कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए डॉक्टरों की उपलब्धता पर संकट होगी। दोस्तों, किसानों के लिए बागवानी काफ़ी लाभदायक है क्योंकि बागवानी में अन्य खेती के मुकाबले लागत कम और फिर मुनाफा ज़्यादा होता है। अगर आप भी हाल में बागवानी से जुड़े हुए फसल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सरकार की कुछ बागवानी की ज़रूरी योजना लेकर के आए हैं जो किसानों को बागवानी की फसलों के लिए बेहतर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। जिससे किसानों को
आर्थिक रूप से किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्व और फिर हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड आदि है। सरकार की इस योजना के मुख्य उद्देश्य देश के किसानों की आय को बढ़ोतरी करना है, जैसे साथ ही किसानों को बागवानी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। क्या आपके बच्चे भी स्मार्टफोन के आदी हैं? तो फिर आपको भी भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन आप इन उपायों से आसानी से इसको छुड़ा सकते हैं। जब बच्चों को 10 तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की लत से आसानी से छुड़ा सकते हैं। जानकारी देते हुए पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश कहते हैं कि आजकल हर माँ बाप की यही शिकायत है कि हमारा बच्चा मोबाइल, टैबलेट, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप में घुसा रहता है, जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। खास करके जब बच्चा घर में होता है तो फिर उन्हें गैजेट के अलावा कोई अन्य और चीज़ें नहीं नज़र आती है। ऐसे में अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि घर पर बच्चों को किस तरीके के ऑक्यूपाइड रखा जाए ताकि वह गैजेट से दूर रहे, यानी कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहे और फिर अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर काम कर सके। जानकारी देते हुए शिशु विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेम प्रकाश कहते हैं कि आप अपने घर पर बच्चे के साथ 10 आसान तरीके अपना करके बच्चों को मोबाइल फ़ोन से आसानी से दूर कर सकते हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ, अपने बच्चों के साथ ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले आर्ट, पेपर क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई, फ्रूट वेजिटेबल आर्ट और मॉडर्न आर्ट सहित चीज़ों में आप बच्चों को पूरी तरीके से एंगेज कर सकते हैं। वहीं पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों को किताब पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ने की क्षमता और बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब बच्चों में बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि जब आप अपने घर में हो तो फिर आप अपने बच्चों को घर के हल्की फुल्की छोटी कामों में उनकी मदद ले सकते हैं, जिससे आपके बच्चे उस काम में एंगेज हो जाएंगे और फिर उन्हें स्मार्टफोन की चाहत भी नहीं होगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।